गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? अच्छे हो सर? बढ़िया पढ़ाई चल रही है? मस्त एकदम, ठीक है। तो देखो, जैसे कि अपना 12th क्लास स्टार्ट हो चुका था और एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है जिसमें मैंने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द चार्ज, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, टाइप्स बताए थे, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और जैसे क्वांटाइजेशन किसे बोला जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी। जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट वीडियो, वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। थ्योरेटिकल वीडियो है लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ जाके आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। चालू करें फिर। तो देखिए, पार्ट सेकंड, कूलाम्स लॉ। अब तक हमने कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। आज से जो एडवांस वाले बच्चे हैं, मेंस वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, देखना यहाँ से, ठीक है ना। तो चालू कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को। देखो, तो बच्चों एक चीज समझना, मैंने अभी तक लास्ट वीडियो में बताया था कि मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में भी फोर्स लगता है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है उनके बीच में भी फोर्स लगता है, ठीक है ना। किस तरह से लगता है वो भी मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं, ठीक है ना। तो ये 2 पॉजिटिव, 2 सेम चार्ज हैं, ठीक है ना। इनकी मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल, मैग्नीट्यूड हम देखेंगे। कूलाम्स लॉ का मतलब क्या होता है, कितना फोर्स लगता है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अभी केवल मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या होती है इन फोर्सों की, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में हमेशा रिपल्शन का फोर्स लगता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। 2 नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में भी रिपल्शन लगेगा, ठीक है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो यहाँ लगेगा एट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है, यहाँ एट्रैक्शन का फोर्स लगता है ऑलवेज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज गर्ल्स, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ से कि अब इनके बीच में कितना फोर्स लगता है ये डिफाइन करता है हमें कूलाम्स लॉ, ठीक है ना, कि कितना इनका मैग्नीट्यूड होगा और कितना इनमें फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों चार्जों के बीच मान लो कोई 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कितना फोर्स इनके बीच में अप्लाई होता है इसको हम डिफाइन कर देंगे किससे, कूलाम्स लॉ से। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? तो चालू करूं मैं अब, ठीक है। देखो, मैं लेके चल रहा हूं, मान लो एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव भी ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, कोई उससे दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी मैं 2 पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूं, मान लो इनकी वो भी लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड भी लिख देता हूं, चलो ठीक है ना। ये मान लो एक प्लस का Q1 है और एक यहां पर प्लस का Q2 है, क्लियर। अब देखिए कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, जिसको मैं मान लेता हूं R है, स्मॉल का R मान लेता हूं, ठीक है ना। से ये क्या है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। सेपरेशन बोलते हैं इसको, सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो कूलाम्स लॉ ने क्या कहा था, देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। आपस में 2 चार्ज हमेशा फोर्स लगाते, ठीक है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे ये पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, किसी भी तरह का हो, आपस में क्या लगाएंगे, वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और ये डायरेक्शन भी हम बता चुके हैं आपको, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब देखिए कि कूलाम्स ने जो कहा था, फर्स्ट बात ये बोली थी, अब ध्यान से समझना, कूलाम्स ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, ठीक है। तो फर्स्ट बात क्या बताई थी कि इन दोनों जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसके लाइन ज्वाइनिंग पे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना कि जो इनके बीच की फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, लाइन ज्वाइनिंग पे होती है। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है दोनों की, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग है। तो आपस में ये चीज तो हमें पहले ही पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन लगेगा, ठीक है, और लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। कहने का मतलब ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे
इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट बात ध्यान रख लेना कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। क्लियर है? हमेशा लाइन जॉइनिंग पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। फर्स्ट बात ये ध्यान रख ले, नोट भी कर लेना चाहे अपनी नोटों में। क्या बोला था कि लाइन जॉइनिंग पे लगता है। अब लाइन जॉइनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है? ऐसे नहीं लग सकता फोर्स कि ये इसको इधर धक्का दे दे या फिर ये इसको इधर फोर्स लगा दे, ठीक है ना? इधर इधर डायरेक्शनों में नहीं लगेगा, इसकी लाइन जॉइनिंग पे लगेगा। यदि यहाँ एक पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन का लगता, तो ये इधर लगता, ये इधर लगता, आपस में बिल्कुल लाइन जॉइनिंग पे, ठीक है? तो अब दूसरी बात करते हैं, मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 है, ठीक है ना? तो ये जो Q1 है ये Q2 पे कितना लगा रहा है और Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है Q2 वो लगा रहा है F12 वेक्टर के, ठीक है? और Q2 पे जो Q1 लगा रहा है वो लगा रहा है अपना F21। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। ये F12 और ये F21, व्हाट इज द F12, ठीक है ना? तो फोर्स ऑन अप्लाई ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन अप्लाई ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दैट इज कॉल्ड F12। ठीक। व्हाट इज द F21? तो फोर्स ऑन अप्लाई ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, क्लियर? दैट इज कॉल्ड F21, वेक्टर के F21। क्लियर? तो फर्स्ट बात तो उसने बताई थी कि दोनों फोर्स जो लगते हैं वो किस पे लगते हैं? लाइन जॉइनिंग पे लगते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज उसने क्या बोली थी कि जो दोनों फोर्सों की वैल्यू होती है, ठीक है ना, दोनों फोर्सों की जो वैल्यू होती है वो होती है सेम। ध्यान रख लेना ये चीज, दोनों फोर्सों की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। डायरेक्शन अपोजिट होती है। कैसे होती है वो भी मैं समझाऊंगा। देखो अभी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। और फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मैग्नीट्यूड हो। यहाँ Q1 की जगह 4Q, 5Q, 6Q, 7Q कुछ भी रख लो, यहाँ कुछ भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड से कोई फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता। फोर्स हमेशा क्या लगेगा? सेम लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा याद रख लेना, बोथ फोर्सेज अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ब्रैकेट में शायद लिख लेना इस चीज को, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगी इनकी? अपोजिट रहेगी। कैसे रहेगी? देखो तो डायरेक्शन आप अपोजिट मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। इसकी डायरेक्शन इधर है, मान लो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, ठीक है? तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना? तो आपस में एक दूसरे अपोजिट है कि नहीं? एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर में। अब यदि यहाँ अट्रैक्शन होता, ये रिपल्शन की काली हो गई कि नेगेटिव नेगेटिव होते तो भी इस तरह से ही फोर्स लगते। मान लो यहाँ अट्रैक्शन की बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि मान लो ऐसे लगता, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो अपोजिट तो डायरेक्शन हो गई। और दूसरी चीज क्या बोली कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है ना? तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, वेक्टर के F12 इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर F21। देखो इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन, वेक्टर लिख रहा है इसलिए नेगेटिव लगा दिया मैंने, ठीक है ना? अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है और डायरेक्शन क्या है इसका? अपोजिट है। क्लियर है ना? अब तीसरी चीज जो कूलाम्स लॉ ने बताई कि जो फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ चार्ज। मेरी लाइन का मतलब समझ लेना, फोर्स की जो वैल्यू होती है, F की जो वैल्यू होती है, चाहे F12 हो चाहे F21, अब तो ये सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन ये तो सेम रहेंगे ना, फोर्स F12 और F21, ठीक है? तो फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। समझ गए बात को कि चार्ज का जो प्रोडक्ट्स होता है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके फोर्स की वैल्यू। अब देखो मैंने F डायरेक्ट क्यों लिख दिया, F12 F21 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फोर्स सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है? F मान रहा हूं उस चीज को मैं। क्लियर? तो ये थर्ड चीज बताई थी कूलाम्स ने,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्लियर। इसके बाद में जो कूलाम्स ने फोर्थ चीज बताई थी, वो बताई थी कि जो फोर्स होता है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स सेपरेशन। ठीक है, व्हाट इज द सेपरेशन? बोथ चार्जेस बिटवीन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन आर। चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन आर। और जो फोर्स की वैल्यू होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। इनवर्सली, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली। ठीक है, तो एफ इनवर्सली है किसके? आर स्क्वायर के। क्लियर है ना? ये चार चीजें कूलाम्स ने बताई थी। ठीक है, क्या क्या बताई थी? कि जो फोर्स लगता है वो लगता है लाइन जॉइनिंग पे। दूसरी चीज बताई कि जो फोर्स की वैल्यू होती है सेम होती है, डायरेक्शन उनकी अपोजिट रहती है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड चीज बताई थी कि फोर्स की जो वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ चार्ज या फिर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के मल्टीपल के बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और फोर्थ चीज बताई थी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है ना? और एक चीज ध्यान रख लेना, इसी को ही बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोला जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर की। डायरेक्टली बोलते हो तो 1/r स्क्वायर बोलना है, इनवर्सली बोलते हो तो आर स्क्वायर बोलना। ठीक है ना? सेपरेशन जो होगा उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, एक बार आप स्पीड में कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए यहां से ये चार चीजें बता दी इसने। तो वी कैन से कि F जो है एक तो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक सेकंड चीज है F जो है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या वी कैन से कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए एक चीज, कैमरे में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए कि F ये दो चीज बता दी। अब इसके बाद समझिए यहां से कि अब इनको मैं कंबाइंड कर रहा हूं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? ये हो गया। प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चाहिएगा, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच में। क्लियर है सबको? कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ना? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी फोर्स की वैल्यू होती है बिटवीन टू चार्जेस, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो। क्लियर है? डायरेक्शन हम डिफाइन कर लेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल का लगेगा, दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो रिपेल का लगेगा, और एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक। अब दूसरी चीज समझिए कि यहाँ K क्या है। Q1 Q2 पता है, R हमें पता है, K क्या है। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं। देखिए K क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है ना? मैं लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इस तरह से भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? दिस इज द कांस्टेंट। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 9 इंटू 10 की पावर 9। बच्चों ग्रेविटेशन से कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है ना? देखो ग्रेविटेशन में भी यही कहानी हुआ करती थी, वहाँ M1 M2 होते थे। यहाँ बस एक डिफरेंस है
कि यहाँ रिपल्शन भी लगता है और एट्रैक्शन भी लगता है, जबकि ग्रेविटेशन में दो मासों के बीच में हमेशा क्या लगता था, एट्रैक्शन फोर्स लगता था। क्लियर, वहां भी मासों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फोर्स की वैल्यू। दूसरी चीज आर स्क्वायर के वही इनवर्सली होता था, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता था। वही वहां पर एक कांस्टेंट आया था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हियर K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G इन ग्रेविटेशन? 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। किस तरह से आई ये यूनिट समझ लो, इसको इधर ले जाओ तो F की क्या होगी यूनिट? न्यूटन होगी। ये आएगा तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? अब एक चीज और समझिए, वहां ग्रेविटेशन में जो G पड़ा था वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, वहां का G मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं करता था, लेकिन यहां पर जो K है इट इज द डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। ठीक है ना? इट इज द डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। मीडियम पे क्या करता है? ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना? कि हमेशा मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। और ये वैल्यू जो मैंने K की तुम्हें बताई है, ये मैंने बताई है वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम। ठीक है ना? वैक्यूम के लिए। एयर को भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? ऐसे होता नहीं है, एयर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? लेकिन वैक्यूम के लिए ज्यादा डिफाइन है। ठीक है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन वैक्यूम? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्लियर? और इट इज द डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? ये किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। और एयर वैक्यूम के लिए क्या होती है? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां से एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? यहां से K की वैल्यू तुम्हें एयर की पता ही है, 9 into 10 की पावर 9, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां से 4 पाई को तुम इधर ले जाओगे तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है वो आती है 8.85 into 10 की पावर -12। क्लियर है? व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? इट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये मैं लिख देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट आ गया समझ में कि परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K in vacuum? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, एंड द also K is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? 8.85 into 10 की पावर -12, एंड द एप्सिलॉन, व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये टर्म होती है परमिटिविटी। एक और आएगी बच्चों आगे टर्म, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? यहां पर एप्सिलॉन नॉट हमेशा याद रख लेना, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? क्लियर? अब देखिए यहां से एक चीज और बताता हूं। नहीं मैम, तो कूलाम्स लॉ के द्वारा हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना? किसकी वैल्यू निकालते हैं? तो जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना? और एयर के लिए लिखना चाहें इसको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए लिखना चाहे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना? वैसे फॉर्मूला ये होता है प्रॉपर, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। क्लियर? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। क्लियर? मीडियम की बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद, पहले कुछ चीजें देखेंगे यहां से। ठीक है ना? तो बच्चों एक चीज ध्यान रख लेना हमेशा
कि जो ये लॉ होता है इट इज द फॉलो ऑन ओनली पॉइंट चार्जेस। क्या बच्चों? पॉइंट चार्जेस। क्लियर है ना? हमेशा ध्यान रख लेना ये जो लॉ होगा ये पॉइंट चार्जेस के लिए फॉलो होगा, ठीक है ना? पॉइंट चार्जेस के अलावा यहाँ जो बड़े बड़े चार्ज हैं उनके लिए ये फोर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है ना? अब व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है ना? ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद डीपली बताऊंगा, थोड़ा हिंट में समझ लीजिए अभी तो। व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? देखो बच्चों कि मान लो अपने पास कोई एक छोटी सी बॉल है, एक दूसरी सी बॉल है, ठीक है ना? दूसरी सेकंड बॉल है। अब इन पर जो चार्ज होता है वो एक छोटा, इतनी छोटी छोटी सी बॉल है, एक इतनी छोटी सी और एक इतनी छोटी सी, ठीक है? तो छोटी छोटी बॉल है, उस केस में तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना? अब बच्चों बड़ी मान लो कोई एक स्फीयर रख दिया, एक स्फीयर इधर रख दिया बड़ा वाला, ठीक है ना? दिस इज नॉट पॉइंट चार्जेस। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे पॉइंट चार्जेस को? डिफाइन ऐसे करेंगे, देखो मान लो कि एक पॉइंट चार्ज, मान लो एक बड़ा सा स्फीयर है, मान लो ये बड़ा सा स्फीयर हमने बहुत दूर रख दिया, ये बड़ा सा स्फीयर हमने इधर बहुत दूर रख दिया। क्लियर? दोनों की डिस्टेंस क्या है बीच की? बहुत दूर है, ठीक है? तो यहां से देखने से हमें वो जो बड़ा सा स्फीयर था वो हमें पॉइंट चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? और यहां से इसको देखोगे तो ये भी पॉइंट चार्ज लगेगा, मतलब उस स्फीयर से दूसरे वाले स्फीयर को देखोगे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और उधर वाले स्फीयर से इधर वाले स्फीयर को देखोगे तो वो भी पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन है। मतलब कहने का ये है कि जो बीच की डिस्टेंस है ना, जो बीच की डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा कर दो कि वो अपने आप पॉइंट चार्ज हो जाए। कहने का मतलब जो स्फीयर की रेडियस है और जो बीच की डिस्टेंस है, तो बीच की डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन टू इट्स रेडियस। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डिफाइन ऑन पॉइंट चार्ज। क्लियर है? दिस इज ओनली लॉ फॉर पॉइंट चार्ज, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है ना? दूसरी चीज याद रख लेना, दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना? कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता था ना, वो भी कंजर्वेटिव होता था, और ये भी क्या है? दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? ठीक है ना? ये चीज ध्यान रख लेना, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी चीज कूलाम्स लॉ हमेशा वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, समझ में आ गया? और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं एक लाइन बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए उसको। Coulomb's law is valid only for point charges if the size of an object is very small as compared to the separation, then they are called point charges. Clear है? हमेशा ध्यान रख लेना। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया? अब एक चीज ध्यान रख लेना, दो चीज हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बात करते हैं हम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूले में K कांस्टेंट, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट। क्लियर? K कांस्टेंट है ये, Q1 भी एक बार चार्ज जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, Q2 भी एक बार चार्ज जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ का हम ग्राफ बनाए, जो फोर्स होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट करता है? बीच के सेपरेशन पे डिपेंडेंट करता है। क्लियर है? तो देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, मान लो इस तरह से ग्राफ बनाए, ये ऊपर फोर्स है और नीचे सेपरेशन है, तो ग्राफ इसका इस तरह से आएगा, ठीक है ना? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है ना? इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर है ना? तो अब एक चीज ध्यान रख लेना, दो चार्ज हैं, जैसे जैसे इनका सेपरेशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे इन चार्जों को दूर लेके जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू है कम होती जाएगी। देखो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? ये वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके सेपरेशन के स्क्वायर के। क्लियर? तो जैसे जैसे चार्जों को दूर लेते हुए जाओगे, वैसे वैसे फोर्स जो है उनकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जैसे जैसे चार्जों को पास में लेते हुए आओगे, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है ना? तो दो चार्ज रखे हैं, कोई बहुत दूर दूर रखे हैं, एक इधर रखा है एक इधर रखा है, तो वी कैन से फोर्स अप्लाई बिटवीन टू चार्जेस इज लेस देन, ठीक है ना, कंपैरिजन टू स्मॉलर चार्ज, नियरेस्ट चार्ज। क्लियर? तो पास में चार्ज है उनके कंपैरिजन में दूर जो चार्ज रखे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जैसे जैसे चार्ज दूर जाएंगे फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जैसे जैसे चार्ज पास में आते जाएंगे फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी।
ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट। अब देखिए ये कूलाम्स लॉ था, ठीक है। अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बता देता हूँ, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है ना। फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे बाद में, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बता देता हूँ इसका। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कि मान लो अपने पास वही सेम इधर एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव का, एक Q2, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। क्लियर। एक Q1 Q2 है और जो बीच की इनकी डिस्टेंस है, जो सेपरेशन जिसको बोलते हैं, मान लो वो है अपना R, ठीक है। मान लो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है कितना, वेक्टर के F12, और ये उस पे लगा रहा है कितना, वेक्टर के F21, ठीक है। अभी मैंने बच्चों मीडियम परमिटिविटी बारे में ज़्यादा नहीं बताया डीपली, मैं अलग से वीडियो बना के उसमें पूरा केस क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ से समझिए कि मैं वेक्टर में यदि लिखना चाहूँ कि इस डिस्टेंस को, मान लो F12 के लिए इस डिस्टेंस को लिखना चाहूँ मैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ R1 माइनस के R2, वेक्टर फॉर्म में भी लिख रहा हूँ डिस्टेंस को, ठीक है। और इसके लिए मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ, मान लो ये फर्स्ट चार्ज था, ये सेकंड चार्ज था, ठीक है ना। तो फर्स्ट चार्ज के लिए डिस्टेंस सेकंड चार्ज से देखूंगा तो वेक्टर के R1, इसका जो वेक्टर पॉइंट होगा वो वेक्टर डिस्टेंस इसको बोलते हैं, माइनस के वेक्टर के R2। क्लियर। अब इसके लिए देखूंगा तो वेक्टर के R2 माइनस के वेक्टर के R1। क्लियर एंड वेक्टर फॉर्म में हो गए। अब देखिए यहां से कि मैं वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखना चाहूँ इसका, F12 F21 समझ गए आप, लिख देता हूं मैं, चाहे F12 इज द फोर्स अप्लाई ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और F21 में लिखना चाहूं तो फोर्स अप्लाई ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है ना। क्लियर है। अब मैं R1 और R1 माइनस R2 वेक्टर में और R2 माइनस R1, ये वेक्टर में जो है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है बच्चों। देखो जैसे मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो वेक्टर R लिख लो इज इक्वल टू वेक्टर के R1 माइनस के वेक्टर R2 का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर के R2 माइनस के वेक्टर का R1 का मॉड। सब कुछ सेम है। क्लियर है, या अलग अलग नहीं है, सब क्या है, सेम है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वेक्टर में मैंने लिख दी है, लेकिन क्या है, ये बिल्कुल सेम है। अब मैं यदि इसको कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फोर्स की वैल्यू अभी हमने देखी थी, F इक्वल टू आया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को मैं 1/4πε0 नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आप समझ जाना इस चीज़ को। अब देखिए F की जो वैल्यू थी, K कितना था वो देख लेंगे बाद में। अब यदि मैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ F12, तो इस तरह से लिखूँगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर के R1 माइनस के वेक्टर के R2 और इस पर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, 11th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज़ तो, ठीक है ना। इनको ऐसे लिखते हैं, मोड में मत लिखिए चाहे वाली, मोड में तो अपन लास्ट में डिफाइन कर देंगे इसको, ठीक है ना। R1 माइनस यही तो आएगा, यूनिट वेक्टर लगा दो साइड में। क्लियर है। अब देखिए कि F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, R स्क्वायर कितना है, इसको लिख सकते हैं हम R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ मुझे। वही बात हुई कि नहीं हुई, एक बात बताओ। वेक्टर R1 माइनस R2 मॉड में वेक्टर R2 माइनस R1 सब सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है सबका, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम ही तो है, ठीक है। तो वेक्टर के R1 माइनस वेक्टर के R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। इसमें जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं खोलूंगा, बताओ ए कैप कैसे लिखते थे अपन, ए कैप कैसे लिखते थे, वेक्टर का ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इज दैट क्लियर। इस तरह से लिखते थे ना, तो यहाँ पे भी इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर के R1 माइनस के वेक्टर के R2 अपॉन वेक्टर के R1 माइनस वेक्टर के R2। क्लियर है। ऊपर वेक्टर में लिख दिया मैंने,
और नीचे मॉड में लिख दिया। क्लियर? देखो वेक्टर के r1 माइनस वेक्टर के r2 का स्क्वायर और वेक्टर के r1 माइनस वेक्टर r2 ये होल क्यों हो जाएंगे। ठीक है, तो F12 k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का q और इधर हो जाएगा r1 माइनस r2। क्लियर है ना? दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F12? ये जो लिखी है मैंने k q1 q2 अपॉन, इसको लिखेंगे मोड में वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का होल क्यू, ब्रैकेट में वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। अब यदि तुमसे कोई पूछे कि F21 की वैल्यू क्या होगी, तो F21 की वैल्यू भी इस तरह से ही निकाल सकते हैं। अभी हमने r1 माइनस r2 लिखा, अब नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, वेक्टर के r2 माइनस वेक्टर r1। तो F21 लिखेंगे k q1 q2 अपॉन वेक्टर के r2 माइनस वेक्टर के r1, ब्रैकेट में ये q लिख दिया, वेक्टर के r2 माइनस वेक्टर के r1। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यही तो होता था वेक्टर के F12 क्या होता था, मुझे बताइए जरा एक बार। वेक्टर के F12 क्या होता था, माइनस के वेक्टर F21। मैंने कूलाम्स लॉ का सेकंड नियम बताया था कि नहीं बताया था, कि अपोजिट फोर्स होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना? तो ऐसी तो होगा, मैग्नीट्यूड सेम रख दिया और अपोजिट फोर्स रख दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। वेक्टर में यदि नेगेटिव लगाते हो तो डायरेक्शन को डिफाइन करता है वो। क्लियर? तो अब देखिए जैसे कि F12 की वैल्यू आई k q1 q2 अपॉन वेक्टर के r1 माइनस वेक्टर के r2 का होल क्यूब मोड में मल्टीप्लाई वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। इसी तरह से ये डिफाइन कर सकते हैं अपन दूसरी चीज भी। तो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलाम्स लॉ। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलाम्स लॉ। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट? ठीक है बच्चों, मैं रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों, ये बोर्ड के हैं। ठीक है ना? बाकी मैं ना एडवांस वाले बच्चों के लिए तो मैं इनको न्यूमेरिकल से करा देता, लास्ट में मैं कराऊंगा एडवांस जो वाले बच्चे हैं, मेंस वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, उनको डायरेक्ट ही मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा। डायरेक्ट जब एक वीडियो बनेगी लास्ट में, वो देखना आप नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, ठीक है ना, 4th नंबर की आएगी, शायद 4th नंबर की वीडियो आएगी, उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा एक बार में। ठीक है ना? वहाँ दिक्कत ही नहीं रहेगी। यहाँ ऐसे थ्योरेटिकल, ये बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्स लॉ, रिप्रेजेंट कीजिए, डिफाइन कीजिए। डायरेक्ट 2 नंबर या 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आता है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा डेरिवेशन इसका बताना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सेम बोर्ड का एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। क्या बनता है कि वो बनता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड कूलाम्स फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ से कि जो सिमिलरिटीज है इसकी, ये बच्चों बोर्ड के लिए सारे टॉपिक ये वाले, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। ठीक है ना? मैं थ्योरेटिकल लिखूंगा नहीं एक ही लाइन, आप समझ जाना, आप नोट भी करते चलना साथ में। ठीक है ना? व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द ग्रेविटेशन फोर्स एंड द कूलाम्स फोर्स। तो गैस कर सकते हो आप क्या हो सकती है सिमिलरिटी? सोचिए। देखो फर्स्ट सिमिलरिटी में बताता हूं कि जो दोनों फोर्स होते हैं वहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो किया जाता है। कहने का मतलब ये कि वहां पे भी जो फॉर्मूला हुआ था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? आर स्क्वायर के था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ था वहां पे भी। ठीक है, यहां पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक, अब दूसरी चीज समझिए यहां से कि बोथ फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग, बोथ फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि वहां पे भी एक मास था,
एक मास इधर था, 2 मास थे। अब दोनों मासों के बीच में जो फोर्स लगता था वो लाइन जॉइनिंग पे, अट्रैक्शन का लगता था केवल, लेकिन लाइन जॉइनिंग पे लगता था, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 चार्ज हैं, चाहे रिपल्शन लगे चाहे अट्रैक्शन लगे, लगेगा किस पे, लाइन जॉइनिंग पे लगेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? किसी कोई डाउट नहीं? अब देखते हैं हम डिफरेंसेस, ठीक है ना। ये 2 सिमिलरिटीज है इसकी मेनली, और भी हो तो एक आध हो, नहीं तो कोई है नहीं ऐसी, ठीक है, बोर्ड के लिए। अब देखिए डिफरेंसेस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस जो आता है वो आता है, बता सकता है कोई मुझे? सोचिए, व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन फोर्स एंड द कूलम्ब फोर्स? बताइए। देखो बच्चों कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, मैं लिख देता हूं इधर ग्रेविटेशन, और इधर चल रहा है कूलम्ब्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन में हमेशा ध्यान रख लेना क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है केवल। 2 मास है उनके बीच में, ऑलवेज क्या लगेगा, अट्रैक्शन। रिपल्शन नहीं होता ना वहां पे, यहां पे अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है, ठीक है ना। दोनों फोर्स लगते हैं, वहां पे केवल ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन का फोर्स है, और यहां पर 2 फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्शन का भी होता है। क्लियर? सेकंड डिफरेंस जो है यहाँ पे वो है अपना कि जो सेकंड डिफरेंस ग्रेविटेशन फोर्स के लिए बात करें तो G इज, वहां G होता है ना, G m/m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो G इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। इज दैट क्लियर? G क्या होता है, मीडियम पर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि यहां पर जो K की वैल्यू होती है इज द डिपेंडेंट, क्या बच्चों, डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। क्लियर है? वहां G की वैल्यू फिक्स रहती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम, एंड एप्सिलॉन यदि यहाँ लिख देते हैं तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। K इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइए। वीडियो किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। क्लियर है ना? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये इसकी सिमिलरिटीज हैं और ये इसके डिफरेंस है, ठीक है ना। कर लिया बच्चों? वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, थ्योरेटिकल टॉपिक है केवल, है ना। मेन एक ही फॉर्मूला यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, देखना लास्ट में, ठीक है। अभी क्या मैं बोर्ड के जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको क्लियर कर रहा हूँ आज का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो सेकंड टॉपिक आता है उसका आता है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन है वो क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है, इसकी लिमिटेशन मतलब कि कहाँ ये वैलिड है और कहाँ ये इनवैलिड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रहेगा हमेशा। दिस फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे और फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इज दैट क्लियर? ठीक। सेकंड चीज़ की बात करें तो सेकंड पॉइंट है अपना कि यहाँ पर जो ये लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ है अपना, ये यदि एक चार्ज प्लस Q1 एक प्लस Q2, ये दोनों चार्ज यदि रेस्ट पोजीशन पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये दोनों चार्ज यदि रेस्ट पोजीशन पे है तो इट इज़ वैलिड, ठीक है। यदि मान लो एक प्लस Q1 है, देखो माइनस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस Q2 है, ठीक है ना, और ये दोनों चार्ज मोशन पोजीशन पे हैं, ठीक है ना। दोनों चार्ज किस पे है? मोशन पोजीशन पे है, तो वी कैन से इट इज इनवैलिड। इज दैट क्लियर? और मान लो एक तुम्हारे पास प्लस Q1 है और एक
प्लस Q2 है, इन दोनों में से एक चार्ज, वन चार्ज इज मोशन, एक चार्ज मोशन में है और दूसरा क्या है, रेस्ट पे है, तो वी कैन से दैट इज वैलिड। क्लियर? तीन चीज याद रखना हमेशा, क्लियर है ना? बोथ चार्ज आर एट रेस्ट पोजीशन देन इट इज वैलिड, एंड बोथ चार्जेज आर इन मोशन पोजीशन देन इट इज नॉट वैलिड या इनवैलिड, या वन चार्ज इज मोशन एंड वन चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन दैट इज इट इज वैलिड। क्लियर? वैलिड कब है, समझ में आ गया? दोनों चार्ज यदि रेस्ट पोजीशन पे हैं तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है ना? यदि दोनों चार्ज मोशन में है तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, कूलम्ब्स लॉ वहां पे फॉलो नहीं होता। और तीसरी कहानी कि एक चार्ज यदि मोशन में है और एक चार्ज यदि रेस्ट में है तो ये कूलम्ब्स लॉ वहां पे वैलिड है। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो याद ही रखना, इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर द ओनली पॉइंट चार्जेस, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। क्लियर? केवल पॉइंट चार्ज के लिए। व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? मैं डिफाइन कर चुका हूं कि किस तरह से पॉइंट चार्ज को हम डिफाइन करते हैं। मान लो चार्ज दूर दूर रखे हैं तो इसका मतलब दूर दूर रखें, मतलब कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर दिखने में यदि वो पॉइंट चार्ज दिखता है तो वो पॉइंट चार्ज है, वरना नहीं। यदि आप छोटे छोटे से चार्ज पास पास में भी रख दोगे ना तो वो पॉइंट चार्ज की तरह काम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यदि बड़े बड़े चार्ज आप दूर भी रखते हो तो वो कभी कभी पॉइंट चार्ज की तरह भी काम करते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेपरेशन, इनके बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है कि पॉइंट चार्ज है या फिर नहीं है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया बच्चों नोट? यहां तक आप लिख लेना बच्चों, थ्योरी को लिख लेना, ठीक है ना? मैं वैसे नोट्स आपको अपना जो फेसबुक पे पेज है फिजिक्स का कीड़ा, उसको आप जाइए, वहाँ पे उसको लाइक कीजिए पेज को, और आप देखिए वहाँ पे टाइमलाइन पे या फिर कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको नोट्स पूरे मिलेंगे इसके, ठीक है ना? डीपीवी भी मैं कुछ दिनों में चालू कर रहा हूँ, एक दो दिन में, तो आप क्लियर करते रहिए। और देखो बच्चों, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। आज के आधे घंटे मैंने हंसी मजाक नहीं किया क्योंकि मुझे टॉपिक थोड़ा स्पीड में निकालना था यहाँ से, ठीक है ना? टॉपिक मुझे स्पीड में निकालना था क्योंकि देखो बहुत लेंदी वीडियो बन जाती है, फिर हमारा मन नहीं करता उसको पढ़ने का, ठीक है ना? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी जितना मैं कंप्रेस कर सकूँ उतना कंप्रेस करूँ, ठीक है बच्चों? लेकिन एक घंटे की तो मिनिमम बननी है, ठीक है? बाकी मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में, कुछ टॉपिक छोड़ भी तो नहीं सकता, सारी चीज़ें मैं क्लियर करके चलूंगा। जब मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं बोर्ड का भी लूंगा, मेंस का भी लूंगा, नीट का भी लूंगा और एडवांस का भी लूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आए हैं एग्जाम्स में। क्लियर है? तो इसलिए मस्त आराम से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? तो मैं चालू कर रहा हूँ नेक्स्ट। इसके बाद में सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना? ये सारी कहानी कूलम्ब्स लॉ की चल रही है बच्चों, ठीक है ना? तो सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम। व्हाट इज द सुपरपोजिशन? देखो अब तक मैंने आपको फोर्स बताया, कितना फोर्स लगता है, कैसे वो डिपेंडेंट होता है, फिर डिफरेंस बताया मैंने ग्रेविटेशन और कूलम्ब्स लॉ के बीच में। तीसरी चीज मैंने लिमिटेशंस बताई कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। इज दैट क्लियर? फिर मीडियम के बारे में थोड़ा बहुत समझाया, मीडियम हम लास्ट में पढ़ेंगे, परमिटिविटी भी हम लास्ट में देखेंगे एक बार इसकी कि व्हाट इज द परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है ना? तो फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है? फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है बच्चों मीडियम पे डिपेंड। जब एक बात बताओ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है तो K डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो इसलिए इस कहानी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना? मैं बताऊंगा ये सारी कहानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? पर अभी अब देखिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं। व्हाट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम? देखो कि मान लो कोई आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है अपने पास Q2, ठीक है ना? ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं और हमें पता है कितना लगा रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? लेकिन जो ये फोर्स है, अब मान लो कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उन पर तीसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमेशा याद रख लेना फर्स्ट बात,
क्या बोला मैंने ये कहा कि मान लो दो फोर्स है, इन दोनों फोर्सों के बीच में यदि फोर्स लग रहा है तो वी कैन से कि जो थर्ड चार्ज आपके पास है, फोर्थ चार्ज है, या फिर इस यूनिवर्स में जितनी भी चार्ज है उन दोनों के फोर्स पर उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये इस पर मान लो पहले F12 लगा रहा था, ये इस पर मान लो F21 लगा रहा था, मान लो ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, दैट इज थर्ड चार्ज, तो ये इस पर F12 लगा रहा था, ये इस पर F21 लगा रहा था, तो अभी भी यदि Q3 रखा हुआ है मान लो और Q4 भी रखा हुआ है, Q5 भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जों पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इतना ही फोर्स लगाएंगे ये F12 और F21। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब मेरी बात समझिए कि देखो फोर्स तो इसने इस पे लगाया और इसने इस पे लगाया, अब इन दोनों की बात करोगे तो ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ठीक है, इस पे बात करोगे तो ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये आपस में सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो अपन इसी चीज को कंबाइंड करने के लिए मान लो किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ इस पर इन चारों फोर्सों से कितना नेट फोर्स लगता है, तो वी कैन डिफाइन ऑन द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। और ये सुपरपोजिशन थ्योरम बताती है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो इन सब के वेक्टर सम के बराबर होती है, ठीक है ना। क्या होती है? वेक्टर सम के बराबर होती है। मान लो एफ नेट पूछा जाए तो वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर Fn। मान लो तुमसे पूछा जाए कि मान लो फर्स्ट चार्ज पे आप बताओ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट चार्ज पे इसके द्वारा मान लो F1 हो रहा है तो F1 मान लो, इसके द्वारा F2 हो रहा है, इसके द्वारा F3 हो रहा है, इसके द्वारा F4 हो रहा है, इस तरह से उनका सबका जो वेक्टर सम कर दो आपके पास उस चार्ज का नेट फोर्स आ जाएगा। इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनी वन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये है कि वेक्टर सम के इक्वल के बराबर होता है। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बच्चों क्लियर कर लेना, कमेंट में आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। बाकी कांटेक्ट करना चाहता है मुझसे तो फेसबुक से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर है ना? तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम आप इसको समझ लेना अच्छी तरह से। वहाँ ग्रेविटेशन में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी हम देखेंगे इस चीज को, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे भी सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम? तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि किसी एक चार्ज पर आपको यदि नेट फोर्स निकालना है तो आप सभी चार्जों के फोर्स जो उस चार्ज पर अप्लाई हो रहा है उनका वेक्टर सम कर दो तो हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन थ्योरम। इज दैट क्लियर? डाउट किसी को कोई? किसी को कोई डाउट नहीं है? न्यूमेरिकल्स पे आए, अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार इस डायग्राम को, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल्स देखिए, आप एक न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है अपना, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट द सम डिस्टेंस अपार्ट। क्लियर? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो आपको क्या बताना है इनके बीच में, ये बताना, रेशियो बताना कितना फोर्स अप्लाई होता है। तो हम बता सकते हैं, देखो सारी चीज़ें आपको दी हुई है वहाँ पे, ठीक है ना। सिंपल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से एक अपने को रिजल्ट भी मिलेगा। तो कौन सा रिजल्ट मिलेगा वो आप देखिए कि मान लो मैं बात करूँ ग्रेविटेशन फोर्स की Fg की, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन है, उनका मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगना है, ये तो कंपलसरी है। और मान लो दो इलेक्ट्रॉन उनके पास चार्ज भी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगना है, ठीक है ना। तो अपन Fg की बात करें तो Gm1m2 अपॉन r²। क्लियर? Fg की बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fg? g कितना है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। या फिर एक काम कीजिए, अभी इसको रेशो निकालना है तो वैल्यू को ज़्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो करेगी, नीचे की नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यदि बात करें दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? ठीक है ना।
तो एफ जी और एफ ई का रेशो निकालना है। देखो क्या बोला है कि रेशो बिटवीन टू एफ ई टू एफ जी, ठीक है ना। तो एफ ई और एफ जी का रेशो आप निकाल सकते हो। देखो एफ ई अपॉन एफ जी कर दो, एफ ई कितना है तो के क्यू वन क्यू टू, आर स्क्वायर कट जाएगा दोनों का, तो जी एम वन एम टू, ठीक है ना। तो एफ ई अपॉन एफ जी, तो के होता है अपना कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर न्यूटन स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। Q1 कितना है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, लिख रहा है। देखो बच्चों नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये मैग्नीट्यूड की होती है, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव क्या शो करेगा, ये करेगा आपस में रिपल्शन लग जाएगा। मान लो दो इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज के हैं, एक नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन है तो आपस में क्या लग जाएगा, इनका रिपल्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए इनका, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, क्लियर। और m1 कितना है, इसका मास कितना देखो दे रखा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप तो ये लगभग जो आएगा वो आएगा 10 की पावर 40 से 10 की पावर 42। देखो आप कर लेना इस चीज़ को सॉल्व, एफ ई अपॉन एफ जी जो आएगा वो लगभग आएगा 10 की पावर 42, 10 की पावर 42, क्लियर है। तो 10 की पावर 42 इज राइट, क्लियर। तो बच्चों यहाँ से मैं आपको इससे एक रिजल्ट देना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स। आप रेशो से पता लगा सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू की 10 की पावर 42 मल्टीपल ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, किसके बजाय, ग्रेविटेशन फोर्स के बजाय। इज दैट क्लियर। ये रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, पहले पीईटी चलती थी, पीईटी, ठीक है ना। पीईटी के एग्जाम, आरपीटी जिसको बोलते हैं, वो एग्जाम चलती थी। तो पीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, तो ऑप्शन था 10 की पावर 41, 10 की पावर 42, 10 की पावर 43 और 10 की पावर 44, ठीक है ना। तो 10 की पावर 42 इज करेक्ट, ठीक है। अबाउट में यदि ऐसे ज़्यादा दूर ऑप्शन आए तो अपन 10 की पावर 40 से और 10 की पावर 42 का एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, या तो 40 की पावर मिलेगा, या 41 की पावर मिलेगा, या फिर 42 की पावर मिलेगा। तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप समझ में आ गया बात कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 42 मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होता है, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स such that when these two parts are kept at some separation the Fe between them is maximum, find charge on each part। कहने का मतलब ये है कि अपने पास कोई एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, क्लियर। अब उसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, और दो पार्ट में डिवाइड करके उनको एक कुछ सेपरेशन पे रख दिया है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि चार्ज बताइए, मतलब एक चार्ज या दूसरे चार्ज दोनों की वैल्यू आप बताइए कि जब उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो मान लो अपने पास कोई चार्ज था, तो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट चार्ज है अपने पास x, तो दूसरा चार्ज कितना बचेगा, q माइनस एक्स, क्लियर। एक चार्ज x है तो दूसरा चार्ज क्या रहा अपना q माइनस एक्स। और मालूम है कि इनका जो बिटवीन डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट इज r। अब हमसे कहा है उसने कि ये बताओ कि जब मैक्सिमम फोर्स लग रहा है उस टाइम कितना इनका डिवाइडेशन होगा, कितना चार्ज इसके पास होगा और इसके पास होगा, ठीक है। तो देखो F की जो वैल्यू होगी इनकी, F इज इक्वल टू होगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू एक K, एक चार्ज है अपने पास X और दूसरा चार्ज है Q माइनस एक्स अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
ये फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए और तब हमें चार्ज डिवाइडेशन बताना है कि चार्ज कितना कितना एक पर है। ठीक है, अब देखिए कि चार्ज हम देखेंगे कैसे, मैक्सिमम फोर्स कब देखते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन की वैल्यू आप 0 के बराबर कर दो किसी, अब जैसे f को डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, df अपॉन dx, और जो वैल्यू आएगी x की यदि उसको 0 करने के बाद में, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन देम। क्लियर, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब उनका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करना चाहते हो, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएशन को 0 कर दो। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, r के रेस्पेक्ट में मत करना। ठीक है, तो df बाई dx करेंगे हम, तो देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो के क्यू हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो के कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, तो क्या हो जाएगा 2kx अपॉन आर स्क्वायर इज द कांस्टेंट हो गया। अब मैक्सिमम करना है फोर्स को, तो df बाई dx क्या कर दो 0 कर दो, इस तरह से तो मैक्सिमम करते थे हम। ठीक है ना, तो इसको मैक्सिमम करोगे तो के क्यू माइनस के 2kx अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो के क्यू इज इक्वल टू 2kx, के से के गया तो x इज इक्वल टू क्यू बाई 2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस पर भी चार्ज कितना होगा q बाई 2 और इस पर भी चार्ज कितना होगा q बाई 2, तब हम कह सकेंगे कि जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा उस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई बच्चों डाउट हो तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए और मैं तुरंत उसको सॉल्व करूंगा आपको रिप्लाई देके। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से कि आज हमने कूलाम्स लॉ देखा, कूलाम्स लॉ फोर्स कैसे लगता है और क्या लिमिटेशंस हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम किसको कहते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है, और लास्ट में मैंने 2 न्यूमेरिकल्स आपको छोटे छोटे करा दिए। ठीक है ना, अच्छे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स थे, ये भी थोड़ा रिजल्ट था और इससे पहले वाला भी एक रिजल्ट था। ठीक है, अभी हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो अब मेरी बात समझिए कि फर्स्ट वीडियो में मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, सेकंड वीडियो में मैंने आपको कूलाम्स लॉ की थ्योरी बता दी लगभग और छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल्स लास्ट में करा दिए। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों वो मेंस के लिए और नीट के बच्चों के लिए, ठीक है ना, मेंस के लिए और नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे कराऊंगा जैसे पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल, पॉलीगन मतलब कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे चार्ज रखा हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर पे चार्ज रखा हुआ है, बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, उसके बाद में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, मान लो एक चार्ज बीच में कोई चार्ज, तो ये SHM करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स टाइम पीरियड। ठीक है ना, SHM करेगा नहीं करेगा ये चीज़ देखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और उससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी 4th वीडियो, उसमें बच्चों एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे कूलाम्स लॉ के। ठीक है ना, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, पौन घंटे या 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन मजा आ जाएगा सही में, आप उस वीडियो को जरूर देखना। मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब आपके सारे कंसेप्ट जो डेवलप होंगे वो वहीं से होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप तैयार रहिए, आप पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और हमेशा न्यूमेरिकल्स को पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है बच्चों? और आज थोड़ा स्पीड में मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि बच्चों मुझे कवर करना था 1 घंटे में। ठीक है ना, और अब अपन जो मस्ती करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, हंसी मजाक के साथ अपन वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।